हेलो, नमस्कार भी। स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर चिंपा यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में कल आपका एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाला, उसमें कुछ डिटेल पे बात की थी। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लेते हैं अपने। दिखाई दे रहा है क्या? टेक्निकल टीम दिखाई दे रहा है? देखिए, चलो दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल देता हूँ। बोल के अपने थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। सबसे पहला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोनों वीडियो आराम से देख के चले जाना। आपका पेपर जो है उसमें 70 से 80% क्वेश्चन आएंगे। अब कई विश्वास करते हैं और कई नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन आएंगे। बस शर्ते हैं कि वीडियो जो आराम से देख के समझ के जाना है, ठीक है ना। अब एनवायरनमेंट का नाम लेके हल्के में मत लेना, क्योंकि पिछले वाला जो पेपर था उसका लेवल काफ़ी हाई था। तो उस अकॉर्डिंग अगर पेपर आता है तो हिसाब से आप जो है करके आना, ठीक है। तो आराम से देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी ये कर लेना। दोनों वीडियो आराम से देख के जाना और आपका काम मेरे हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। अब लाइक में उसमें व्यूज़ आते हैं 500-500, लेकिन लाइक आता है 15-20 15-20। अरे उसके पैसे थोड़ी लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन है पहला, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। पहला ऑप्शन है मृदा, जल, वायु, वनस्पति। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक होता है वो क्या होता है? वनस्पति होता है। क्या होता है? वनस्पति। ठीक है, टाइप करने में इतना टाइम नहीं मिला, इसलिए इसको सीधा पीडीएफ में डाल दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। अब भौतिक घटक क्या है, तो देखिए भौतिक घटक में अगर अपने बात करें जो है फिजिकली एलिमेंट कौन सा है। जंतु जैविक है यानी बायोटिक है, वनस्पति बायोटिक है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी बायोटिक है। तो एक ही बच गया, कौन सा? प्रवाहित जल। जल को क्या बोलते हैं? भौतिक घटक बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में किया जाता है। किसमें? पारिस्थितिकी में किया जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी में किया जाता है। एक अभी लास्ट क्लास में अपनों ने मृदा की थी। मृदा का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखना, पेडोलॉजी। उसके बाद अगर अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी। अच्छा, इसका आंसर आ गया ना, पारिस्थितिकी। पर्यावरण और जीवों के मध्य संबंधों को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। पर्यावरण और जीवों के बीच का जो संबंध है, एक लाइन याद रखना, पर्यावरण एवं जीवों के बीच जो संबंध की एक सीमा है उसको बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। याद रखना, पर्यावरण और जीवों के संबंधों की एक सीमा, उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दो शब्द हैं, दोनों को अच्छी तरीके से याद करके जाना भाई। एक तो है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी, ठीक है। और एक शब्द आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेक्ल ने। किसने? अर्नेस्ट हेक्ल। और इकोसिस्टम जो शब्द है वो सबसे पहले यूज किया था किसने? ए जी टॉन्सले ने। किसने? ए जी टॉन्सले। याद रखना, इकोलॉजी अर्नेस्ट हेक्ल, इकोसिस्टम ए जी टॉन्सले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी, ए जी टॉन्सले। अब सुनो, यहाँ एक कंफ्यूजन और भी है, ध्यान करना। अगर ऑप्शन में आपको, अब देखिए इसमें आंसर इकोलॉजी का शब्द का यूज किसने किया? अर्नेस्ट हेक्ल ने। लेकिन इसमें अर्नेस्ट हेक्ल ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में अर्नेस्ट हेक्ल नहीं है तो क्या करना है? ए जी टॉन्सले करना है।
अदरवाइज इकोलॉजी के बारे में पूछेगा तो क्या मिलेगा आपको, अर्नेस्ट हैक्कल ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे देखो नोट लगा के लिखा है इकोलॉजी सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैक्कल, इकोसिस्टम सबसे पहले एजी टॉन्सले। चलिए, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में शामिल किया जाता है? कवक को, कवक जो होता है उसको किस में शामिल किया जाता है? कवक का मतलब बैक्टीरिया। किस में शामिल किया जाता है? अपघटनकर्ता में शामिल किया जाता है, यानी डिमोजेशन, डिकम्पोजिशन जो करता है वो कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, कवक करता है। ऑप्शन डी, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता डिकम्पोजिशन का काम नहीं करते, अपघटन का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के लिए किस फंड की स्थापना की गई है? किस फंड की स्थापना की गई है? बताइए। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड। चलिए अगला क्वेश्चन, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है मृदापर्दन नियंत्रण पर, सूर्य प्रकाश पर, प्राकृतिक पारिस्थितिकी का उदाहरण है। चलो ये क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी वनों का सबसे ज्यादा कुप्रभाव किस पे पड़ेगा? पर्यावरण पे पड़ेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सूर्य प्रकाश पे नहीं पड़ेगा, मृदा अपरदन पे भी पड़ता है, खरपतवार नियंत्रण पे भी नहीं पड़ता, इस पे नहीं पड़ता, तो पर्यावरण पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्न में से है। प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें कौन सा? खेत का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, तो ये आर्टिफिशियल है, यानी मानव के द्वारा है। बांध भी आर्टिफिशियल है, पार्क भी आर्टिफिशियल है। तो एक बच गया झील। झील क्या होती है? नेचुरल होती है। तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी या इकोसिस्टम का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट कौन सा है? प्रवाल भित्ति, इसको बोलते हैं ग्रेट रिफ, ठीक है, वेटलैंड, नम भूमि, खेत या नदी। तो ये प्रवाल भित्ति जो है रिलीफ प्रवाल भित्ति है, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। वेटलैंड, नम भूमि, वेटलैंड ये भी प्राकृतिक है। नदी, रिवर, ये भी प्राकृतिक है। खेत क्या है? आर्टिफिशियल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, नदी का पानी मीठा होता है, ठीक है। उसके बाद बांध, तालाब लवणीय पारिस्थितिकी का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति, क्योंकि प्रवाल भित्ति जो है रिफ्स जो है वो कहाँ पे? कोरल, क्या बोलते हैं इसको? कोरल। कोरल रिफ जो है वो कहाँ मिलती है? महासागरों में मिलती है। तो लवणीय जल कहाँ होगा? महासागरों में। चलिए अगला क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है क्या? अभी थोड़ा सा क्लियरिटी कर लेना इसमें, आपकी मोबाइल की क्लियरिटी कर लेना, क्वेश्चन सही नहीं आ रहे तो। स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी उदाहरण है। स्वच्छ जल, बीच, बीच कहाँ पे होता है? महासागरों के किनारे, गोवा वाला बीच है ना, तो बीच कहाँ है? लवणीय है। खाड़ी भी क्या है? लवणीय है। एस्चुरी, ज्वारनद मुख, यानी नदी जब पानी ओशन में गिराती है उस दौरान जो वहां ज्वारनद मुख है वो भी क्या है? लवणीय है। तालाब, तालाब क्या होता है? मीठे पानी का स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तालाब। चलिए अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ने का काम करता है कौन सा पदार्थ? जैविक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को आपस में कंडक्ट करने का कार्य करता है। प्रोड्यूसर, उत्पादक,
कार्बनिक यानी बायोटिक, एबायोटिक और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो उनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो कौन सा करता है? कार्बनिक। बायोटिक जो है वो आपस में जोड़ने का काम करता है, किसको? जैविक को यानी बायोटिक को और एबायोटिक को। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक जो है वो निर्धारित करते हैं। जलवायु संबंधी कारक जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी एक इकोसिस्टम में जो है वो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है उसको डिसाइड करता है, क्लाइमेट फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? यानी इकोसिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं, जो बायोटिक जीव जंतु हैं, उनके पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, उत्पादक, पोषण संबंध यानी एनर्जी रिलेशन, ऊर्जा प्रवाह और अपघटक। तो पोषण संबंध जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाशित ऊर्जा को यानी प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? हरे पादप करते हैं। यानी सूर्य से जो सनरेज आती है उसको केमिकली रिएक्शन के द्वारा कौन चेंज करता है? तो हरे पादप करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। ठीक है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन होता है? यानी अपने आप खुद का भोजन बनाने वाला कौन सा होता है? सेल्फ कौन सा होता है? पादप, पौधा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? जिमरमैन की, है ना। परिभाषा अगर कोई पूछे तो या तो आपका आंसर अगर ऑप्शन में जिमरमैन है तो जिमरमैन की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरा हर्बर्टसन की संभावना सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है सी, जिमरमैन। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के कौन से दो शब्दों का पर्यायवाची है? री प्लस सोर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, री प्लस ओर्स है, री प्लस रिसोर्स है, री प्लस डबल ई आई रिसाइकिल प्लस रिसोर्स है। तो राइट आंसर क्या है? री प्लस सोर्स। ऑप्शन है डी। ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अपने को पता है कौन सा है? सूर्य है। चलिए, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह परिभाषा किसकी है? जे.एस. फिशर की। जे.एस. फिशर को भी याद रखना कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राइट आंसर जे.एस. फिशर। मूलतः संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है। यह परिभाषा किसकी है? उपयोग में आती है, ऐसा लिखा हुआ है। सीमित व फिलिप्स, जिमरमैन, जे.एस. फिशर और हर्बर्टसन, ये चार परिभाषाएं आपने पढ़नी है। बस जो यहाँ पे है इतना ही करना, बाकी अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संसाधनों की या संसाधन का जनक किसे माना जाता है? प्रकृति को माना जाता है। नेचुरल ही, नेचुरल जो है प्रकृति है, नेचर है, वो भी क्या, वही क्या करती है? संसाधनों का जो है वो ओरिजिनेटर कहलाती है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किस विद्वान का कथन है? जिमरमैन का है। ठीक है। निम्न में से भौतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। भौतिक पर्यावरण का, स्थल भौतिक है, जल भी भौतिक है, मृदा भी क्या है? भौतिक है। ठीक है। वनस्पति क्या है? वनस्पति भौतिक नहीं है, केमिकली या बायोटिक में शामिल इसको किया जाता है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के कौन से दो शब्दों से बना है? एनवायरन प्लस मेंट, दो शब्दों से बना है। ये भी लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। एनवायरन प्लस मेंट, परि प्लस आवरण, हमारी चारों ओर का जो आवरण है। ऑप्शन बी। पर्यावरण जीवों के परस्परीय कारकों का योग है। इसमें जीव की परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी संबंधों से वातावरण बनाते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? फिटिंग। ठीक है।
याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एक दो जेमरमैन वाली वो याद रखना। चलिए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? ए जी टॉन्सले ने। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव जंतु रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी? ए जी टॉन्सले ने। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्न में से सर्वसुलभ संसाधन कौन से होते हैं? हाँ, यहाँ पे एक बात समझाने वाली रह गई थी आपको। सर्वसुलभ, सर्वसुलभ का मतलब होता है जो आसानी से मिल जाए, यानी सभी जगह उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्वसुलभ बोलते हैं। उपलब्ध यानी सभी जगह प्रोवाइड हो जाते हैं, एनी एरिया, सभी जगह पे क्या है? प्रोवाइड हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर्वसुलभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वसुलभ, आसानी से मिलने वाले, है ना, सर्वसुलभ। रेयर कौन से होते हैं? दुर्लभ, जिसको बोलते हैं दुर्लभ, दुर्लभ, रेयर। रेयर कौन से होते हैं? यानी खनिजों में सर्वसुलभ कौन से हो गया? ऑक्सीजन हो गया, है ना। वायु, सीधी वायु की बात करें, सांस लेने के लिए सभी जगह उपलब्ध है। मृदा सभी जगह उपलब्ध है, ये सर्वसुलभ है। जबकि कुछ ऐसे हैं जो रेयर मिलते हैं, जैसे प्लेटिनम वगैरह हो गया, ठीक है, आणविक संसाधन, आणविक रिसोर्स हो गए, ये बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम जगह पे मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो रिसोर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हो आप, या तीन में बांट सकते हो। सर्वसुलभ यानी सभी जगह उपलब्ध है, सामान्य सुलभ यानी कुछ जगह पे मिलते हैं, ज्यादातर जगह पे मिलते हैं सामान्य, सामान्य सुलभ। और दुर्लभ का मतलब बहुत ही रेयर, ऐसे रिसोर्स जो बहुत कम जगह पे मिलेंगे, प्लेटिनम वगैरह। तो यहाँ पे सर्वसुलभ कौन सा हो जाएगा? मृदा, क्योंकि सोना, लोहा, कोयला ये सामान्य सुलभ हैं, ये मिल तो जाते हैं लेकिन सब जगह पे नहीं मिलते। मृदा सभी जगह मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वसुलभ। ब्राजील का माउंट इटावीरा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंने कहा था ना, इस तरीके से आपको जगह का नाम पूछेगा, खनिज पूछेगा, लोहा के लिए। ऑस्ट्रेलिया की कुलगार्डी और कालगुरली खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? अभी अपने किया था लास्ट क्लास में, सोने के लिए, कालगुरली और कुलगार्डी, ठीक है। ब्लैक हिल भी किसके लिए? सोने के लिए। पिलबरा क्षेत्र किसके लिए? लोहा उत्पादन के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, आगे क्वेश्चन भी आ गया। ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। रूस का किर्बोई रोग क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? लोहा। रूस का किर्बोई रोग, ठीक है, किसके लिए? आयरन के लिए। साइबेरिया का डोनवास क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैंने कहा ना, डॉन क्या करते हैं? काले काम करते हैं, मतलब कोयला, काले काम करते हैं तो कोयला। डोनवास कोयला। यूएसए की मेसाम्बी रेंज किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन करती है? लोहा का। मेसाम्बी रेंज किसका? लोहे का। फ्रांस का लोरेन सार किस खनिज के लिए जाना जाता है? लोहे के लिए। यूएसए की भुट्टे की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? भुट्टे की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? तांबा। भुट्टे का खान किसके लिए? तांबे के लिए। रिवाइज हो रहा है आपका, जो पहले डिटेल में हमने किया था उसी के क्वेश्चन है ये। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी तांबा की खान चुकीकमाटा, कौन सी? चुकीकमाटा। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी? किम्बरले, ठीक है, अफ्रीका वाली। निम्न में से खनिजों, किस खनिज को जुड़वा खनिज बोलते हैं? ट्विन्स मिनरल्स बोला जाता है। सीसा, जस्ता, लेड एंड जिंक को ट्विन्स खनिज के नाम से जाना जाता है, मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की किंटा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए है, सॉरी टिन के लिए है। किसके लिए? टिन के लिए। किंटा घाटी टिन, किंटा घाटी टिन, किंटा घाटी टिन के लिए। कहाँ की? मलेशिया की। जलवायु घटकों में निम्न में से शामिल नहीं है। जलवायु का घटक कौन सा नहीं है? जलवायु के मुख्यतः तीन घटक हैं, कौन कौन से? आर्द्रता है, वर्षा है, तापमान है। मृदा जलवायु का घटक नहीं है। चलिए, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है किसको? अपरदन को, मरुस्थलीकरण को, सॉरी मरुस्थलीकरण को कहते हैं।
किसको बोलते हैं? मरुस्थलीकरण को बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। चलिए अगला क्वेश्चन, जल एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। अधिक सत्य तो यह है कि यह मानव के लिए कोयला या स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान संपत्ति है। उपयुक्त कथन किसका है? जीन ब्रुन्स का। किसका? जीन ब्रुन्स का। जीन ब्रुन्स ने क्या किया? पानी को सबसे महत्वपूर्ण माना है, कहा कि कोयला और सोने से भी मूल्यवान है कौन है? पानी। किसने कहा? जीन ब्रुन्स ने। अब जीन ब्रुन्स से मैं आपको एक और बात बता दूं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीन ब्रुन्स की ये बात याद रखना। क्या बात याद रखनी है? खनन, जो माइनिंग है, माइनिंग जो है उसको लुटती हुई अर्थव्यवस्था कहा। लुटती हुई अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहा है जीन ब्रुन्स ने। किसको? खनन को, यानी माइनिंग्स जो करते हैं हम, खनिज जो निकालते हैं उनको जो है लुटती हुई इकोनॉमी कहते हैं, लुटती हुई अर्थव्यवस्था कहते, कहा है किसने? जीन ब्रुन्स ने। जीन ब्रुन्स ने खनन को क्या कहा? लुटती हुई अर्थव्यवस्था कहा है। ठीक है। एक जीन ब्रुन्स का कथन और याद रखना, जो सूर्य ताप है, जो सूर्य ताप है, इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन, इंसोलेशन जो है उसको असमानताएं उत्पन्न करने वाला तत्व बताया। असमानताएं, असमानताएं उत्पन्न करने वाला, यानी अनस्टेबिलिटी पावर बताई। किसको? इंसोलेशन को, सूर्य ताप को। किसने? जीन ब्रुन्स ने। क्योंकि सूर्य ताप में परिवर्तन होने के कारण ही लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेंगे, और लो प्रेशर हाई प्रेशर से ही विंड चलेगी, और विंड चलने से क्या है? क्लाइमेट चेंज होगी, वर्षा हो सकती है, ड्राई हो सकता है, आंधी तूफान आ सकते हैं, साइक्लोन आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो अनबैलेंस का काम करता है वो कौन करता है? सूर्य ताप करता है। ये बात किसने कही? जीन ब्रुन्स ने। खनन को लुटती हुई अर्थव्यवस्था किसने कहा? जीन ब्रुन्स ने। ठीक है, जीन ब्रुन्स से इतनी बातें याद रखना। तो यहाँ पे जल को सबसे महत्वपूर्ण मानता है जीन ब्रुन्स। जिन जो है वो इस तरीके से याद है ना, जिन, जिन क्या मानता है? पानी को मूल्यवान मानता है। ये आ गया, क्वेश्चन आ गया। खनन को लुटती हुई अर्थव्यवस्था किसने कहा? जीन ब्रुन्स ने। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उपयोग, यूटिलाइजेशन जो है इनका, उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए? कौन कौन सी है? नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय और चक्रीय। उत्पत्ति के आधार पे कितने? 2, जैविक और अजैविक। उद्देश्य के आधार पे कितने? 3। उद्देश्य के आधार पे कितने? 3। कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन और खाद्य पदार्थ। जबकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? उद्देश्य के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण में शामिल नहीं है। कच्चा माल है, ऊर्जा संसाधन है, खाद्य पदार्थ है। अजैविक संसाधन तो उत्पत्ति के आधार पे होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पारिस्थितिकीय स्थिति के आधार पर किसने किया? ओवेन महोदय ने। यहाँ पे याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पारिस्थितिकीय स्थिति के आधार पर किसने किया? ओवेन। ओवेन महोदय, इस तरीके से लिखा हुआ है, ओवेन महोदय। ठीक है, चलिए। निम्न में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। बताइए कौन सा लोहे का प्रकार नहीं है? लोहे का प्रकार एंथ्रेसाइट नहीं है। एंथ्रेसाइट किसका प्रकार है? कोयले का। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। चलिए आगे। कोयले के 4 प्रकार लिखें और बताएं। एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। मैग्नेटाइट का समीकरण रूप क्या है? ये सबसे टफ से टफ हो सकता है ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए, अगर फिर भी पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। समीकरण के रूप में अगर मैग्नेटाइट को लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? Fe3O4। ये समीकरण रूप है किसका? M का, यानी मैग्नेटाइट का। हेमेटाइट का जो समीकरण रूप है वो है Fe2O3। ठीक है ना। लिमोनाइट का सबसे लंबा जो होगा वो लिमोनाइट का 2Fe2O4
CO3H2O, ठीक है। सिडेराइट का FeCO3, FeCO3 किसका? लिमोनाइट का, ठीक है ना। तो इतना सीरियस मेरे हिसाब से मत लो, शायद ही पूछे ऐसा। चलिए इतना याद रखना, 4 प्रकारों में कंफ्यूज नहीं हो जाए, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कहीं लोहे का प्रकार पूछे आप कोयले का बताओ, कोयले का पूछे लोहे का बताओ, ऐसा मत करना। बाकी ठीक है, काम चल जाएगा। विश्व में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन चीन, लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक लोहे के भंडार ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन। भारत में सर्वाधिक लोह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। भारत में सर्वाधिक लोह अयस्क के भंडार कर्नाटक में। चीन के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन से? दक्षिणी मंचूरिया, होप्पे, हुनान, शांटुंग, कांसू। मैंने आपको बताया था इस तरीके के नाम याद रखना जो होंगे, होप्पे, हुनान, कांसू, सिक्यांग, ठीक है ना, वो कहाँ के होंगे? चीन के। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र आयरन ऑफ पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ पे? लोहा उत्पादन के लिए। ब्राजील में लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है माउंट इटाबीरा, मिनास गेरास। मिनास गेरास इंपॉर्टेंट है, ब्राजील का लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में लोहा अयस्क के उत्पादक क्षेत्र बोनाई, सुंदरगढ़, किरबुरु, क्योंझर, उड़ीसा, डल्ली, राजहरा, बेलाडीला, ये सारी की सारी खानें हैं किसकी? लोहे की। भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान कौन सी है? लोहे से की बेलाडीला खान, पीछे बताया था पिछली क्लास में। एशिया की सबसे बड़ी जो है मशीनरी, मैकेनिकल जो माइंस है वो कौन सी है? बेलाडीला, छत्तीसगढ़। चिकमंगलूर, बाबा बुदन की पहाड़ियां, केमनगुंडी, कर्नाटक, ये सब के सब लोहा उत्पादन के लिए। कुद्रेमुख, कर्नाटक का, किसके उत्पादन के लिए जाना था? कुद्रेमुख, कर्नाटक, लोहा उत्पादन के लिए। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप से होता है? एशिया से होता है। सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन है, 3370 डिग्री सेल्सियस। वेनेडियम का सर्वाधिक प्रयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? लोहा इस्पात उद्योग में। वेनेडियम का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप से होता है? अफ्रीका महाद्वीप से। प्रमुख एलो धातु कौन सी है? यहां ध्यान करना भी, प्रमुख एलो धातु कौन सी है? एक ही रट लेना, बाकी सारी लोहा युक्त धातु है। प्रमुख एलो धातुएं कौन सी है? तांबा, सीसा, जस्ता, टिन। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारे की सारी एलो धातुएं हैं। इनमें बहुमूल्य कौन सी है? सोना, चांदी, प्लेटिनम सबसे महंगी है। हल्की धातुएं कौन सी आती है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम। साधारण धातुएं कौन सी है? तांबा, सीसा, जस्ता, टिन। इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन आयरन मेटल्स। नॉन आयरन मेटल्स बोला जाता है किसको? इन सब को। बाकी सब में लोहे के अंश होते हैं, मैग्नीज वगैरह में। सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी है? रिसाइक्लिंग के रूप में सबसे ज्यादा जो उपयोग में की ली जाती है वो है एल्यूमिनियम। रिसाइकिल यानी पुनः चक्रीय रूप में सबसे ज्यादा जो काम में ली जा सकती है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम, है ना। अपने घरों में क्या होता है, वो बट्ठल होता है ना, घरों में काम में लेते हैं, बट्ठल बेच देते हैं कबाड़ी एक, और वापस बदले में थोड़ा बहुत पैसा देके नया बट्ठल मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है एल्यूमिनियम रिसाइकिल होता है। ठीक है जी, चलिए। टीन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। मलेशिया का पेराक प्रदेश किंटा घाटी किस खनिज के लिए जाना जाता है? टीन के लिए। अब्रक की किस्में कितनी है? यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, अब्रक की किस्में ध्यान रखना भी। अब्रक की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। मास्कोवाइट, फ्लोगोपाइट और बायोटाइट। फ्लोगोपाइट और बायोटाइट। मास्कोवाइट को बोलते हैं सफेद अब्रक, फ्लोगोपाइट को बोलते हैं बहुरंगी अब्रक, बायोटाइट को बोलते हैं गहरा हरा और काला। मास्कोवाइट को याद रखना, मास्क क्या है? मास्क सफेद है, सफेद मास्क, है ना, डॉक्टर जो रखते हैं। बायोटाइट, बायो का मतलब होता है फ्यूल, फ्यूल का मतलब काला। 2 याद रखने ना, एक अपने आप याद रह जाएगा। तो मास्कोवाइट और बायोटाइट क्या है? काला। चलिए, ये ब्लर ज्यादा हो गया, नहीं दिखेगा। किस प्रकार के संसाधन
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के संसाधन समाप्त हो सकते हैं और मानव जीवन के काल के भीतर प्रतिस्थापित नहीं हो सकते? अनवीकरणीय संसाधन, पूंजीगत संसाधन, वन संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वन संसाधन यानी एक बार समाप्त हो गए लेकिन दोबारा रिसाइकिल करने में लॉन्ग प्रोसेस लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, वन संसाधन। मनुष्य निर्मित संसाधन का उदाहरण निम्न में से है। मनुष्य निर्मित संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस नहीं हो सकता, सोना, मृदा, सोलर पैनल। सोलर पैनल का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है, तो ये आर्टिफिशियल है, बाकी सारे के सारे नेचुरल है। विश्व में कोयला उत्पादक क्षेत्र चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। 5 है सीक्वेंस से। चीन को याद रखना, किसमें? कोयला में। धन माने जाने वाले संसाधन की मुख्य विशेषता क्या है? उपयोगिता। धन किसको मानते हैं? जिसकी उपयोगिता हो, यूटिलाइजेशन जिसका हो सके उसी को क्या मानते हैं? वेल्थ मानते हैं, धन मानते हैं, तो उपयोगिता है, स्वामित्व नहीं करना। संसाधनों के किस घटक को मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचा शामिल है? पूंजी संसाधन। नवीकरणीय पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस, बायोमास, जल विद्युत, ये सारे के सारे क्या है? नवीकरणीय है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है? संसाधनों को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है स्थलाकृति, यानी वहां पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां या मैदानी भाग किस प्रकार का है? वो टोपोग्राफी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। संसाधनों के रूप में वनों का प्राथमिक उपयोग क्या है? ध्यान करना भी, वैसे तो सारे ही उपयोग है। वनों का प्राथमिक उपयोग पूछा है, कंदमूल फल प्राप्त करना प्राथमिक रूप है। कंदमूल फल प्राप्त करने हेतु, जलाऊ ईंधन लकड़ी प्राप्त करने हेतु, पशुचारण उपयोग हेतु, गोंद कत्था प्राप्त करने के लिए। सबसे जो प्रायोरिटी एशियन टाइम में दी जाती थी वो जलाऊ लकड़ी के लिए ज्यादा जो प्रीफरेंस है, प्रायोरिटी जो है वो दी जाती थी। किसे? जलाऊ ईंधन की लकड़ी संसाधनों के रूप में प्राथमिक उपयोग। चलिए, समुद्र में मत्स्य पालन किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, क्योंकि मछली जो है वो अपने समाप्त नहीं होगी, कंटिन्यूसली अगर थोड़ा बहुत केयर किया जाए तो कंटिन्यूसली बन सकती है, नवीकरणीय। संसाधन के रूप में खनिजों का प्राथमिक उपयोग क्या है? निर्माण सामग्री, सामान बनाना, निर्माण सामग्री, रॉ मटेरियल के रूप में संसाधनों का उपयोग, खनिजों का जो उपयोग है वो सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संसाधनों के किस घटक में धन और वित्तीय संपत्तियां शामिल की जाती है? आर्थिक संसाधन में शामिल की जाती है। किस प्रकार के संसाधन किसी क्षेत्र की भूमि, जल और खनिज भंडार शामिल हैं? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन के रूप में वायु का प्राथमिक उपयोग क्या है? सांस लेना है क्या? सांस लेना नहीं है ऑप्शन में, तो क्या है? जैवमंडल का निर्माण। किसका निर्माण है? जैवमंडल का। हीरे की खान किस प्रकार का संसाधन है? गैर नवीकरणीय, क्योंकि हीरा निकाल लिया तो हीरा खत्म। कौन सा संसाधन विनिर्माण उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अदा माना जाता है? अदा का मतलब होता है इनपुट, इनपुट अदा। और कौन सी अदा? वो वाली अदा नहीं, अदा, अदा इनपुट। कौन सा संसाधन विनिर्माण उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अदा माना जाता है? खनिज, मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स होगा तो ही क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पौधों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा यानी सूर्य। निम्न में से किस गैर नवीकरणीय संसाधन का उपयोग मुख्यतः विद्युत निर्माण में किया जाता है? कोयला। गैर नवीकरणीय पूछा है, क्या पूछा है? गैर नवीकरणीय मतलब समाप्त होने वाले। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः विद्युत निर्माण में किया जाता है, विद्युत निर्माण में, ठीक है ना। वैसे गैर नवीकरणीय तो पेट्रोलियम भी है। विद्युत निर्माण किससे होता है? कोयला से होता है, थर्मल पावर प्लांट जैसे सूरतगढ़। निम्न में से किस प्रकार के संसाधनों के उपयोग से रक्त वृष्टि यानी अम्ल वर्षा, एसिड रेन होती है? एसिड रेन, रक्त वर्षा। गैर नवीकरणीय संसाधन यानी कोयला, पेट्रोलियम का ज्यादा उपयोग करने से क्या होती है? एसिड रेन होती है, एसिड रेन, ठीक है। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या? पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल। तो लैटिन शब्द है पेट्रो प्लस ओलियम, यानी पेट्रो का मतलब चट्टानों से निकाला जाने वाला ऑयल। इंग्लिश में ऑयल को क्या बोलते हैं?
हिंदी में बोलते हैं इसको ऑयल को तेल, ठीक है। तो पेट्रो प्लस से ऑयलम, लैटिन शब्द है, याद रखना। विश्व में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज टिट्सविले यूएसए में पेंसिल्वेनिया क्षेत्र से की गई। सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? सैमुअल कीर था। कौन था? सैमुअल कीर। इसलिए पहले इसको सेनेका ऑयल के नाम से जाना जाता था, सेनेका ऑयल के नाम से जाना जाता था। किसको? पेट्रोलियम को। बाद में पता चला कि ये तो चट्टानों से निकलता है तो इसको पेट्रोलियम कहा जाना चाहिए। तो सैमुअल कीर ने इसकी खोज की थी। शोधित तेल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे शुद्ध जिसको गैसोलीन या पेट्रोलियम बोलते हैं, उसके बाद थोड़ी सी लो क्वालिटी डीजल, और सबसे घटिया क्वालिटी कौन सी? केरोसिन। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद 2 नंबर पे सऊदी अरब, 3 पे रसिया, 4 पे कनाडा, 5 पे चाइना। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पे है? सऊदी अरब में पूछा जा सकता है। भंडार सऊदी अरब में। उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका। अमेरिका ऑयल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पेंसिल्वेनिया महान झील क्षेत्र, मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना याद रहे तो। सऊदी अरब के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? दम्माम, दहरान, धावर, कातिफ, अबकिक और रासनतुरा। ईरान के मैंने आपको बताया था, ईरान के थोड़े से नाम याद रख लेना। कौन कौन से? मस्जिद सुलेमान, अफत, नफत, सफीद, करमनशाह, गचरन, लाली, आगाजारी, आबादान। इराक के पेट्रोलियम किरकुक, मोसुल, बुटमुनसा, तफ्त खाना। पता नहीं क्या क्या खाना, याद रहेगा तो। मर्दा का अपर्दन किस रूप मर्दा का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? लंबवत संस्तर के माध्यम से किया जाता है। मर्दा में लंबवत संस्तर की को वनस्पति के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में। मर्दा के प्रमुख संगठन कितने प्रकार के? 4। मर्दा के संगम निम्न में से शामिल नहीं है। मर्दा कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्दा निर्माण की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है? अनाच्छादन, डेन्यूडेशन, जो लास्ट आपके पेपर में भी आया था। प्रदन और अपक्षय जो बाह्य प्रक्रम है, अनाच्छादन। मर्दा निर्माण की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है? अनाच्छादन है। मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। मूल पदार्थ प्रभावित करते हैं, जैविक पदार्थ प्रभावित करते हैं, समय प्रभावित करता है, स्टोसोल ये एक मर्दा का प्रकार है, न किसको प्रभावित करता है। तो राइट आंसर डी। मर्दा निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक जो मर्दा को प्रभावित करेगा इन सब में, वो है जलवायु, ठीक है। मर्दा के किस संस्तर को जैविक संस्तर कहते हैं? मर्दा के किस संस्तर को जैविक संस्तर कहते हैं? आपको बताया था, कौन कौन से बताए थे? ओ, ए, बी, सी और आर। तो जैविक संस्तर कौन सा है? सी। कौन सा है? सी। और ऑप्शन में भी सी पे दे रखा है, ये भी ध्यान रखना। मर्दा के कौन से संस्तर को खनिज संस्तर कहते हैं? कौन से संस्तर को खनिज संस्तर कहते हैं? ऑप्शन है बी। बी में बी, खनिज संस्तर। अगला क्वेश्चन, मर्दा का कौन सा संस्तर सबसे कठोर होता है? ऑप्शन है डी। डी या मतलब आर, सबसे कठोर, मूल चट्टान। पेडाल्फर प्रकार की मर्दा में कौन से खनिजों की अधिकता होती है? पेडाल्फर जैसे पेड प्लस एल प्लस एफईआर, मतलब एल्यूमिनियम और फेरियस, यानी एल्यूमिनियम और लोहा। पेडाल्फर में सबसे ज्यादा कंटेंट किसके होते हैं? एल्यूमिनियम और फेरियम के। एल्यूमिनियम और लोहा, फेरियम को क्या बोलते हैं? लोहा। पेडोकल मृदा में कौन से खनिज अधिक होते हैं? कैल्शियम। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से मृदा शब्द की उत्पत्ति? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से? सोलम। मिट्टी यानी मृदा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सोलम से सोइल बनी है। सोइल, सोइल याद रखना, सोइल मतलब मिट्टी। लैटिन भाषा का सोलम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? फरस।
सोलम को शाब्दिक अर्थ में क्या बोलते हैं? फरस। जो फरस होता है ना, फरस। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को कितने वर्गों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। मृदा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस देश के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने किया? यूएसए के। पीछे हम करके आए थे यूएसडीए करके आए थे ना, यूएसए, यूएसडीए पिछली क्लास में किया था। शैवाल, कवक, बैक्टीरिया आदि जंतुओं का उद्गम काल, यानी जो बैक्टीरिया है, जो शैवाल है, उनका ओरिजिन किस एरा में हुआ, किस युग में हुआ? तो कैम्ब्रियन एरा में। किस एरा में? कैम्ब्रियन एरा में। एकशेरुकी, एकशेरुकी का मतलब होता है जिसमें बोन नहीं होता। कौन सा? रीढ़ की हड्डी। मेरो जो बोन है, बोन नहीं होता। एकशेरुकी में किसको शामिल किया जाता है? बिच्छू, मकड़ी, ऑर्थोपोडो, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। किस युग को मछलियों का युग कहते हैं? व्हाट एरा आर फिशरीज एरा? डिवोनियन। किस एरा को? डिवोनियन एरा को फिशरीज एरा बोलते हैं। डिवोनियन एरा को फिशरीज एरा बोलते हैं। कौन से युग को सरीसृप, रेप्टाइल, सरीसृप का मतलब रेंगने वाले, रेप्टाइल युग कहलाता है? परमीनियन, परमीनियन रेप्टाइल। विशाल डायनासोर की उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है? जुरासिक से, जुरासिक से। आधुनिक मानव का आगमन किस काल से माना जाता है? प्लीस्टोसीन। किस काल से? प्लीस्टोसीन काल से माना जाता है। पृथ्वी पर पौधों की कुल प्रजातियां लगभग है 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास। जीवन की अवधि के आधार पर पादपों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4। पौधे जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अल्पकालिक यानी कुछ दिनों का काल होता है, वार्षिक यानी 1 साल वाले, द्विवार्षिक यानी 2 साल वाले, और बहुवार्षिक कई सालों तक जीवित रहते हैं। तो 4 कैटेगरी में बांटते हैं पौधों को अवधि के आधार पे। आकार के आधार पे पौधों को कितने भागों में? 3 भागों में, शाख, झाड़ी और पेड़। यानी बिल्कुल शाख, ओलेरी बोलते हैं, शाख, झाड़ी यानी बुशेस, और ट्री, 3 टाइप में। जबड़ा विहीन मछलियों के वर्ग को क्या कहते हैं? ऐसे कुछ खतरनाक से हैं क्वेश्चन अगर आए तो। जबड़ा विहीन मछली को किस नाम से जानते हैं? ओस्टेथियाज, अगोथा, कार्डेटा और शल्यचरम। अगोया किसको जानते हैं? अगोया, अगोथा, सॉरी, अगोथा को जानते हैं जबड़ा विहीन मछली। प्लेसेंटा युक्त जीव बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, मनुष्य जन्म देने वाले जो जन्म देते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसमें प्लेसेंटा होती है। प्रवाल जीवों का आदर्श तापमान, यानी जो प्रवाल होते हैं, जो कोरल होते हैं, कोरल रिफ जो है, उनके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? जितना मछलियों के लिए लगभग चाहिए उतना ही टेम्परेचर इनके लिए भी चाहिए। कितना? 20 से 21 डिग्री। किसके लिए? कोरल रिफ, कोरल जो है उनके लिए कितना तापमान? 20 से 21 डिग्री, 20 से 21। प्रवालों के लिए आदर्श महासागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? जो प्रवाल होते हैं उनके लिए 25 to 27 पर 1000, यानी प्रति 1000 ग्राम में इनके लिए साइलेंटी होनी चाहिए, लवणता होनी चाहिए। मत्स्य व्यवसाय के लिए आदर्श दशाएं, शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन में जो है मत्स्य व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है, टेम्परेट जोन में। निम्न में से मछलियों का प्रमुख भोजन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। द मेनली फूड ऑफ फिशेज। मत्स्य व्यवसाय के लिए आदर्श आवश्यकता क्या है? आइसबर्ग आवश्यकता नहीं है। प्लैंकटन चाहिए, कोहरा चाहिए, ठंडी गर्म धाराओं का मिलन चाहिए। आइसबर्ग नहीं होने चाहिए क्योंकि आइसबर्ग से पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। निम्न में से खारे जल में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? सिल्वर नहीं है। कौन सी नहीं है? बाकी सारी मैक्रेल, हेरिंग, कॉड ये खारे जल की है। सिल्वर क्या है? मीठे जल की है। विश्व में सर्वाधिक मिलने वाली मछली कौन सी है? हेरिंग है। कौन सी है? हेरिंग है। विश्व में मछलियों की प्रजातियां लगभग मिलती है 40,000 के आसपास।
पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डोगर बैंक। पश्चिमी यूरोप का डोगर बैंक, अभी मैप बना के लास्ट क्लास में आपको बताया था। विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला देश चीन। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र। विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में डोगर बैंक है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में गॉर्ज, सेंट पियरे बैंक और जॉर्ज बैंक है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जापान वगैरह में जो मछलियां हैं वो पकड़ी जाती है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71%। पृथ्वी पर उपलब्ध शुद्ध जल कितने प्रतिशत है? 2.5। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से घिरा हुआ है? 97%। हाँ जी सर, 1 मिनट। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है लिखा हुआ है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? टांगानिका झील से होता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? लेक वॉन। कौन सी है? वॉन झील है। वॉन झील सबसे लवणीय है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर, यानी जो जिस नहर में जहाजें चलाई जाती है वो कौन सी है? स्वेज नहर। वायुमंडल में औसत जल वाष्प की मात्रा कितनी है? 4%। वायुमंडल में औसत जल की मात्रा कितनी है? लगभग 4%। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो ध्यान से सुन लेना। यूएसए। महान झीलों का संबंध किस देश से है? यूएसए और कनाडा, यानी ज्यादा 3 झीलें जो है यूएसए में, 2 कनाडा की बाउंड्री बनाती है। सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। कील नहर किन 2 जलराशियों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। किस नदी को कोयला ढोलने वाली नदी कहते हैं? राइन नदी को। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? जिब्राल्टर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत भूजल के रूप में उपलब्ध है? 1% से कम, यानी ग्राउंड वाटर का परसेंट पूछा है तो 1% से भी कम। सेलों का संस्तर, जहां पर पानी सेल रंध्रों से रिसकर पहुंचता है, उसे किस नाम से जानते हैं? संतृप्त मंडल। यानी संतृप्त मंडल को क्या बोलते हैं? पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना पानी हो उसके अंदर पानी मिलता है उसको बोलते हैं संतृप्त मंडल। गीजर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? गेस्टर से हुई है। कौन सा है? आइसलैंड। गीजर यानी जहां पे पानी धरातल से आसानी से निकलता रहे, गीजर या गेसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गीजर या गेसर। गीजर या इसको बोलते हैं गेसर। किस भाषा का शब्द है ये? आइसलैंड की भाषा का शब्द है। लैटिन वगैरह मत कर देना, आइसलैंड भाषा का शब्द है गेसर या गीजर। चलिए, पृथ्वी का जलीय गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध बोलते हैं। विश्व में किस महाद्वीप में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिणी अमेरिका में प्राप्त होती है। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे कम वर्षा होती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में विश्व की सबसे कम वर्षा होती है। जल का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? सिंचाई में। घरेलू उपयोग में नहीं है, सिंचाई में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई नहाने धोने में कर दे कहीं, घरेलू उपयोग के लिए नहीं है। जल का द्वितीय सर्वाधिक उपयोग किस में है? उद्योग में। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से अगर ज्यादा है तो वो अम्लीय है। अम्लीय है। और 7 से कम है तो वो क्या है? क्षारीय है। क्षारीय है, ध्यान रखना। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। उसके बाद
जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में संग्रहित कौन सी जो प्रणाली है, कूहल। जम्मू कश्मीर में जो वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो कौन सा चलता है, कूहल। उत्तर प्रदेश में कौन सी, नौला होजी। पूर्वोत्तर भारत में कौन सी, जागो। राजस्थान में कुंड, टांका, कुई, सभी जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चलता है। मध्य प्रदेश में कौन सी, हवेली। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पानी जो है वर्षा जल को संग्रहण करने की जो मेथड है उसको बोलते हैं हवेली। हवेली पे आ जाना, वो वाली हवेली नहीं है, ये वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से बनाए गए राजस्थान के जलाशय क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ए और बी दोनों, यानी बावड़ी और झालरा। बावड़ी और झालरा दोनों जो है वो क्या है, जलाशय जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो झालर वो वाला झालर नहीं है। बिहार की सबसे प्रचलित परंपरागत प्रणाली कौन सी है, आहार पयन। ब्रह्मपुत्र मैदान में जल संचयन की प्रचलित प्रणाली कौन सी है, जाम्बोई विधि, जाम्बोई विधि, ठीक है। असम में तालाब को, पोखर को किस नाम से जाना जाता है, असम में तालाब या पोखर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस छोड़ो इसको। ये थी अपनी क्लास, तो टेंशन नहीं लेनी, अब जितना याद हो गया वो बहुत सफिशियंट है। और अच्छी तरीके से क्लास को देख के और सब्सक्राइब जरूर कर देना भी, और लाइक भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। और कल अपने जो है सॉल्यूशन भी देखेंगे कल शाम की क्लास में भी, कल का जो पेपर है वो किस लेवल का आया, किस तरीके से आया, तो उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।